नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूं यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे यहाँ पर 2 क्लासेज आप सभी लोगों की चलती हैं। और मैं आप लोगों से बार बार एक चीज बता चुका हूं कि अब जो है आप लोग के ब्रेक का टाइम जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक का टाइम जा चुका है। अब आप लोगों को खुद से जग करके अपनी जो तैयारी आप साल भर से कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपने जो ब्रेक लिया था अब उस ब्रेक को भी आप ब्रेक दे दीजिए। ठीक है, अब फिर से हम लोग जुड़ते हैं और ये जो प्रैक्टिस पेपर क्लासेज होती है इसे करते हैं। और साथ ही साथ जो जिस फ्लो में आप दिन भर 6 से 8 घंटे की जो पढ़ाई करते थे उस 6 से 8 घंटे की पढ़ाई को आपको फिर से शुरू कर देना है, क्योंकि 3 महीने का समय बचा और 3 महीना बहुत कुछ नहीं होता। तो मार्च अप्रैल मई आप जान के चलिए, जून में आपका पेपर, जून में दरअसल क्या है, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून मैं 3 महीने लेकर चल रहा हूं, क्योंकि जुलाई में आपका बताया गया है पेपर होगा। तो 3 महीने का मैं पूरा एक अपना पूरा लेकर चल रहा हूं कि 3 महीने में मुझे जो शाम को 6 बजे यहाँ पर क्लास चलती है जो सब्जेक्ट वाइज होती है उस 3 महीने में मुझे सारी चीजें आपको कवर करानी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते आज इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के पहले प्रश्न में और आगे बढ़ते फिर बताऊंगा। चलिए, यहां पर पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 691। बताइए इसका, यहां पर कह रहा है सही उत्तर चुनिए, जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए भैया सभी लोग फटाफट जुड़िए, पूरा प्रश्न देखिए। आप लोगों के सामने यहाँ पर पूरा प्रश्न है। चलिए इस पूरे प्रश्न को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, बताइए भैया सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब देखिए भैया इसका सही जवाब ए होगा। अगर आप लोग देखिए वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन किससे था भैया? वियना कन्वेंशन दरअसल आपका जो आपके यहां पर क्या, देखो पहले वियना कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन क्या हुआ था कि जो ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए था। इसी से जुड़ा जो मॉन्ट्रियल था, मॉन्ट्रियल में क्या था कि ओजोन परत का जो दिक्कत आती है उसके लिए जो चीजें उत्तरदायी होती हैं उनके जो है उपयोग को कम करने को लेकर था। ठीक है, दोनों हिसाब से था। तो यहां पर देखिए, अब मैं सन बता देता हूं। ओजोन परत की जो वियना कन्वेंशन हुआ था ये आपके कब हुआ था? 1985 में। पहला कब हुआ था भैया? 1985 में। ठीक है, अब देखो यहां पर उसके बाद आपका क्या है, जो विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये आपका कब हुआ था दोस्तों? ये आपके हुआ था जो आपका रियो डी जेनेरियो सम्मेलन नहीं हुआ था, जिसे रियो अर्थ सम्मेलन करते हैं, उसी के दौरान ये साइन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम वाला, ये कब हुआ दोस्तों? ये आपका 1994 में हुआ था। कब? 1994 में। और आपका जो यहां पर क्या है, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन, ये भैया 1979 में हुआ था। अब देखिए मैंने आपको जो ए जवाब बताया उस हिसाब से आप देख लीजिए। आपको देखिए ये किस लिए था? ये इसलिए था कि जो आपके प्रवासी पक्षियां होती हैं तो उनको जो है संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ये इसको लेकर के था। ठीक है, इसी को बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। आप लोग जो बोन कन्वेंशन जानते हैं, बोन कन्वेंशन भी इसे कहते हैं, जो आपका क्या है, जो प्रवासी प्रजातियों पर जो है कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, समझ गए, इसी को बोन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसका सही जवाब क्या है? ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबी दुष्चक्र की अवधारणा को किसने जो है क्या किया था, सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? अच्छा, कल की क्लास में शायद मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें था कि सर जो है वन लाइनर क्वेश्चन मत कराइए। उन्होंने ये कमेंट किया था, वन लाइनर मत कराइए और केवल आरओ का पढ़ाइए, ऐसा कुछ कमेंट था। देखो मैं उस पर एक लाइन नहीं कहता हूं, आप अपने पेपर को उठा के देखिएगा, 140 प्रश्न 150 प्रश्न आते हैं, उसमें वन लाइनर के आपको कम से कम मिलेंगे 80 से 90 प्रश्न, उससे भी ज्यादा। मैं 100 तक लेकर चल रहा हूं, 100% वन लाइनर ही होंगे। अभी जो आपके कथन 1 और 2 वाला आता है ना, वो मुश्किल से 20-30 से ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। 20-30 या 40 रख दो, मैं 100 लेकर चल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, मैं फिर कहता हूं, आप प्रैक्टिस जो कर रहे हैं इस हिसाब से प्रैक्टिस करिए कि आपको जो पेपर में मिले। अगर आप अभी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पेपर में कुछ और, यहां बहुत अच्छा, देखो हमेशा पढ़ाई को उस बेसिस पे करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूं, उस हिसाब से पढ़ाता हूं। चाहे आप मेरी सुबह 10 बजे वाली क्लास देख लो, चाहे शाम को 6 बजे वाली, मैं हवा में ना पढ़ता हूं ना पढ़ाता हूं। ठीक है, तो यही मेरे साथ दिक्कत है। तो इसलिए आप जो भी कह रहे हैं, मेरा काम है बताना, आगे आपकी मर्जी, जो भी आपको समझ में आए।
देखिए गरीबी दुष्चक्र को जो है नर्क ने मतलब इसे वैसे अंग्रेजी में इनको बहुत अलग लिखा था NURKSE, क्या NURKSE, ठीक है। इन्होंने बहुत पहले दिया था जी भैया। इन्होंने जो है अपना ये जो अपना दिया था 1953 में इन्होंने अपना ये जो है किया था। और दरअसल इन्होंने क्या बताया था, देखिए समझिएगा। जो इन्होंने बताया था, इन्होंने ये चीज कहा था कि जब कोई भी देश वहां पर इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगी, जब सेविंग कम क्या होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब जब आप कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जो आप पैसा डालते हो उसी से तो और पैसा बनता है। अभी बिजनेस में क्या होता है, आप एक लोग सामान खरीद तो वही पैसा रोटेशन में आके अलग अलग चीज, तो उससे फॉर्मेशन कम होगा, और जब ये फॉर्मेशन कम होगा प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो आप इस दुष्चक्र में क्या फंस जाते हैं। तो इन्होंने इसी चीज के बारे में बताया था। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर गरीबी में कोई भी पड़ा हुआ मतलब एक जनरेशन, उसको 3 जनरेशन लग जाते उस गरीबी से निकलने में, अगर वो मेहनत कर रहा हो कॉन्टिन्यूसली, तो मतलब 3 जनरेशन लग जाते हैं। तो आप जो सोचते हैं कि आज आपके पास आपके इंडिया में इतनी गाड़ियां हैं, इतनी सब कुछ है, तो उसका रीजन ये है कि वास्तव में आजादी के समय तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन वो 3 जनरेशन का जो अंतर आया, 3 जनरेशन का मैं कितना भी लेके चलूं तो 50 साल होता है आराम से। और हम 75 जो है अपना 75 76 जो है स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं। तो उसी का रिजल्ट है कि आज हम लोग इतने आगे हैं भैया। इन्हीं की बातों को मैं लेकर के चल रहा हूं। जो कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे देश के जो पहले के नेता थे उन्होंने क्या किया, तो देख लो इन्हीं की अवधारणा से आप समझ लो कि क्या किया, ठीक है। चलो, इसीलिए सबकी एक परिस्थिति होती है। मुझे तो वो ऐसे बच्चे बहुत ही, मुझे समझ नहीं आता क्या सोचे उनकी, जो कहते हैं मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया। यार तुम बेवकूफ हो, तुम डंप हो, ठीक है। तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। उन्होंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, पढ़ने के लिए पैसा दिया, तुम सब कर रहे हो, अब तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो उन पे क्यों उंगली उठा रहे हो? मतलब वो सब सजा के तुम्हें दे, ये कौन सी बात है? तुम्हें खुद करके दिखाओ तब जाने। उंगली उठाना आसान है, लेकिन कोई पलट करके जवाब दे देना तो एक के बदले 4 उंगली तुम पर होती है। ऐसा कहानी ऐसा होता है। चलिए, वर्ष 1947 के पूर्व जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं हुआ था। देखिए भैया, अगर देखा जाए तो जब तक कुल जो आपके क्या नाम है अधिवेशन हुए थे, 8 अधिवेशन, कुल 8 अधिवेशन थे जो आपके यूपी में हुए थे। जी भैया, 8 अधिवेशन थे जो कुल आपके यूपी में हुए थे। उनमें से जो है 2 जगह बहुत ज्यादा हुए थे, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। इलाहाबाद और लखनऊ में बहुत ज्यादा हुए थे। बाकी आपके मेरठ और कानपुर में एक एक हुआ था। तो यहां पर आगरा ही है जहां पर एक ही भी अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है, समझ गए। देखिए यहां पर जो आपका क्या नाम है कानपुर में 40वां वाला हुआ था, 40वां, ठीक है, 40वां अधिवेशन हुआ था। और वहीं पर मेरठ में भी भैया केवल एक हुआ था, और वो आपका 54वां था। कौन सा भैया? 54वां अधिवेशन था, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, हो सकता है पूछ ले। तो 40वां और ये 54वां, बाकी लखनऊ में और आगरा में कई अधिवेशन हो चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, कुल 8 अधिवेशन यूपी में हुए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की अनुशंसा करने वाली भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति, ठीक है, भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति CSWI का गठन किस वर्ष किया गया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, यही बता रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग होना चाहिए, उसके लिए एक समिति बनी थी। अब इस समिति का कब जो है गठन किया गया था, जो बेसिकली ये बताती कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हमें किस प्रकार करनी है और क्या करनी है, तो ये बताने के लिए। चलो बताओ, इसका सही जवाब भैया 1974-75। जी भैया, 1974 में स्थापना हुई थी, 75 में इसने अपनी जो है चीजें बता दी थी, ठीक है। अब बाकी इसमें क्या है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, आपके सिलेबस की चीज नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुशंसा कब की थी, किस साल हुई थी, किस लिए हुई थी, ये आपको पता लगे, दैट्स इट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? जैव विविधता कैसा विरासत स्थल है? जलीय, ठीक है, जलीय विरासत स्थल है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, सबसे पहला जलीय जैव विविधता वाला विरासत स्थल है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वैसे जाएंगे तो उत्तर अलग मिलेगा, लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जलीय के आधार पर बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, अमीनपुर झील। जी भैया, अमीनपुर झील जो आपके तेलंगाना स्टेट में है, तेलंगाना स्टेट में है, यहां पर जो है इसे सबसे पहला जलीय में जो है जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है साइट है आपका, ठीक है। तो तेलंगाना में पड़ता है, नाम क्या है? अमीनपुर झील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
साइबर अपील अधिकरण निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? चलो यार, ये प्रश्न मैंने कराया हुआ था, इसमें मैंने एक वर्ड पे बहुत अच्छा खासा बताया भी हुआ था, नैसर्गिक, जिसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में नैसर्गिक को नेचुरल भी कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया हुआ था, तो चलो बताओ, अगर आपको याद आ गया तो आपको जवाब पता लग जाए। इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? मतलब इसमें कह रहा है चार में से कौन सा ऐसा है जो ओजोन जो लेयर है उसे क्या असर डालते हैं, मतलब उसकी जो लेयर को असर डालते से छेद हो जाता है। आपको पता ही है। खैर अभी जो रिसेंट स्टडी आई है तो उसमें आया कि चलिए ओजोन जितना आपका टूटा था उससे पहले से थोड़ा सा सही हुआ है, तो इसलिए दिक्कत की बात कम है। यार एक चीज बता दें, अगर इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना करे तो नेचर खुद को जो है एडजस्ट कर लेता है। एक चीज मैंने देखा है, उत्तराखंड की तबाही ले लो या कहीं पर ले लो, जैसे मैं देखा हूं पहाड़ों पर अगर नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ करो, नेचर अपने हिसाब से एक बार में एडजस्ट कर देगा। फिर तुम्हें बनाने में 30-40 साल लगेंगे, नेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। फिर 30-40 साल में जब तक तुम उभरोगे ना, वो अपने आप को एडजस्ट कर देगा। इसलिए नेचर को सस्टेनेबल तरीके से ही यूज करो, इतना जान लो। ठीक है, तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, वेरी गुड। जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया, जी। चाहे HFC जिसे क्या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हेलॉन जो गैस होता है भैया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड फॉर्म होता है, मिथाइल ब्रोमाइड जो क्या होता है गैस होता है। ये सारे से जो है इनका अलग अलग यूज होता है। ये चारों गैसेस का उपयोग आप देखते हैं रेफ्रिजरेंट और इस सब में काफ़ी होता है। और मिथाइल हेलॉन का जो है क्या कहते हैं, जो आप आग बुझाने में यूज करते हैं उसमें होता है। इसका जो है लिक्विड फॉर्म में कई चीज़ों में होता है, जैसे क्या कहते हैं ग्रीस और इस काम में भी इसका उपयोग होता है। बाकी मिथाइल ब्रोमाइड तो आप जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? बताइए किस समृद्धि दर से। देखिए भैया, ये जो है ये हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू ग्रोथ जो है, ठीक है, इस पर जो है बात हुई थी। इसे दिया किसने था? यहाँ पर बहुत अच्छा है, मैंने इसे बाद पढ़ा। देखिए आपको जो है ये वर्ड किसने कॉइन किया था, तो राज कृष्णा ने। जी भैया, 1978 में राज कृष्णा जी ने, ठीक है, राज कृष्णा जी ने ये वर्ड जो है किया था, जिसका मतलब क्या था कि आपका क्या था भैया, यही बात थी क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दरअसल इन्होंने इसी को, जो आपके क्या नाम है, आपके जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो एनुअल ग्रोथ रेट थी इंडियन इकोनॉमी की, उसी को उन्होंने क्या हिंदू समृद्धि दर बताया था। ठीक है, क्योंकि मतलब उस समय 1950 से लेकर के 1970 के बीच में भारत की वृद्धि दर बहुत कम रही थी, और उसका तमाम रीजन था, आपको पता है कि युद्ध, अकाल, काफ़ी चीज़ें इंडिया ने देखी हुई है। वो तो हम उसके बाद जो है अपने क्या कहते हैं भोजन में आत्मनिर्भर हुए ना, उससे पहले इंडिया भोजन को लेकर के दूसरे देशों पर निर्भर था। तो वही कह रहे यार, इतिहास पढ़ोगे इंडिया का तो आप देख लोगे कि पहले के जो मतलब जो देश चला रहे थे उनके सामने कितनी दिक्कतें थी, और पहले के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कितनी दिक्कतों को सहा है। जो आज हमारे लिए कहते हैं बाइक नहीं है तो दिक्कत है, अरे वो धूप में पैदल चलते थे और नंगे पैर चलते थे, उनके सामने वो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? चलिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो एक लाइन में देखते ही पता हो जाना चाहिए भैया। सर्सिंग कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, उसी के आधार पे आपके 42वां संविधान संशोधन जो आया था, और उसी के द्वारा आपको 51A जो है जोड़ करके किया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आई थिंक आपको पता होगा। और इंदिरा गांधी जी तब जो है प्रधानमंत्री थी, उन्होंने किया था। ओके, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर जनजाति दिया है और यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 4 3 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 2 1 3 4। मैं अपने समाज में जब रहता हूँ ना, तो कुछ लोग जैसे, दरअसल देखो हर आदमी की अपनी एक पॉलिटिकल सोच होती है। ठीक है, वो किसी को पसंद करते, किसी को नापसंद करते हैं। मेरा थोड़ा उनसे डिफर है, मैं पॉलिटिकल से ज़्यादा मतलब तार्किकता पे देख देता हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपकी बातों में कोई तर्क है कि नहीं, अगर तर्क नहीं होता मैं उन्हें टोक देता हूँ, अगर उसकी बातों में तर्क है तो मैं ठीक है ओके। क्यों? तुम यार किस पॉलिटिकल सोच से हो, तुम क्या सोच रहे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तुम्हारी बात में तर्क है कि नहीं, मुझे इससे मतलब है। क्योंकि हर आदमी, सब आदमी एक को तो पसंद करेगा नहीं, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होगी। ओके, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं। ओके, लेकिन क्या है कि उस बात में तर्क कितना, हमेशा तर्क से तुम चलो। मैं बार बार कहता हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें अगर देश चलाना है, एक तुम ऑफिसर बनना चाहते हो, तो हमेशा तर्क से चलो। तुम्हारे सामने तक तर्क से तुम नहीं जियोगे, तुम इंसान भी नहीं हो मेरी नज़र में, क्योंकि तर्क इंसान की पहली पहचान होती है। ठीक है, वरना तुम जानवर हो जाओगे।
इसका सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया, सही कर ले जी भैया। बद्दू आप जो देखेंगे ना, बद्दू आपके अरब पेनिनसुला ले लीजिए, आपके जो नॉर्थ अफ्रीका था वहां पे ले लीजिए, इराक ले लीजिए, यहाँ सब जो है ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो आपका एनू है, एनू आपका कहाँ पर, जापान का, जापान में ये पाए जाते हैं। और जापान में क्या ना, इनकी बहुत अलग इनका कल्चर और इनका पूरा रहन सहन तरीका है, बहुत अट्रैक्टिव है। और फिर आपका क्या है यहाँ पर, पिग्मी कांगो और मसाई आपका केन्या। ठीक है, क्लियर? ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? प्राणी उद्यान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जूलॉजिकल पार्क। ओके, प्राणी उद्यान मतलब जूलॉजिकल पार्क। चलिए बताइए, तो यहां पर देखिए, ये जो आप बेसिकली पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो दार्जिलिंग कहाँ आता है भैया? दार्जिलिंग आपका किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये चीज आप जाने रहिएगा, समझ गए? तो बताइए, नंदकानन यहाँ पर, ये बताइए इन चारों में से सबसे बड़ा कौन सा? तो भैया इन चारों में सबसे बड़ा आपका है तो ये डी है, जो 353 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 353 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे बड़ा है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को देख के तुम्हारे मन में क्या आता होगा कि अब क्या जितने भी जूलॉजिकल गार्डन हैं, जितने भी हैं, सबके क्या किलोमीटर में याद करें? मतलब कि एक बार उनमें पढ़ें वो हैं कहाँ, उनमें कौन सी नदी बहती है, उसके बाद ये पढ़ें कि वो कितना बड़ा है। तो भैया देखिए, आप अगर ऐसे एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो ये सबसे तो आपको 2-4 होना ही पड़ेगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर जैसे अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपके सामने 3 नाम बच रहे हैं, इन 3 नाम को मैं यहाँ पर इसको बहुत डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब ये 3 नाम बच रहे हैं, इसे छोड़िए मत। यहाँ पर पता लग गया ना कि ये हैं, आप इसे अपने से जानने की कोशिश करिए। ठीक है, कि कितना किलोमीटर बड़ा है, थोड़ा सा सर्च करिए, पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं, एक वीडियो में स्पेशली लेकर के आ रहा हूं जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 महीने की क्या स्ट्रेटजी ना, जहां पर आप बिल्कुल भी हताश नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं वो अगर तुम फॉलो कर लिए, मुझे 3 महीने, मैंने उस वीडियो में कहा 3 महीने बाद तुम मुझे बताना कैसा तुम कर रहे हो। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं बहुत आराम से सब चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करो और 6 से 8 घंटे की जो पढ़ाई आप कर रहे थे वो कंटिन्यू करो, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये जो आपका पार्क है ना, यहाँ से एक दो नदी भी गुजरती है, मुझे शायद अभी अच्छे से, स्वर्णमुखी गुंजना और एक नदी और पता नहीं। तो स्वर्णमुखी गुंजना जो है आंध्र प्रदेश, जो आप देख रहे हो, ये आपका जो ईस्टर्न घाट है वहीं पर जो है आप देख सकते हो, ये जूलॉजिकल पार्क है। स्वर्णमुखी गुंजना नदी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ना? ओके, चलो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के संबंध में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपका भैया जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत जो है इसको जो है रखा गया है। और इसमें से लगभग चारों जो है उसी उसी दरअसल डीपीएसपी भी 3 पार्ट में, तो जो ये वाला पार्ट है उसी में एक ही पार्ट में चारों आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं इसका सही जवाब बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 48 है। ठीक है, ये 48 है, ये 49 है, 50, 51 है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? अनुच्छेद 50। जी भैया देखिए, अनुच्छेद 50 में आपके अभी कल की क्लास में ही मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था कि जो आपका जुडिशरी होता है वो आपके क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी से और इन सबसे अलग होना चाहिए। अभी मैंने बताया था, मैंने कल की क्लास में ही कहा था कि संविधान में इसका जिक्र भी है। देखो आज उस पर प्रश्न आ गया, आज उसी पर प्रश्न आ गया, अभी कल ही मैंने जिक्र किया था। तो क्यों भैया? क्योंकि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि आपको अगर स्वतंत्र एक जो है लोकतंत्र स्थापित करना है तो उसके लिए इन लोगों का पृथक तरीके से काम करना जरूरी होता है। अभी जैसे आप लोग न्यूज में इलेक्टोरल बॉन्ड सुन रहे होंगे, खास करके आप, मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे अपने करंट अफेयर्स की क्लास में प्रश्न भी कराया हुआ है, उससे मैंने बताया हुआ जहां से प्रश्न बन सकता है। अभी आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सुन रहे हैं, जिसे सरकार बताने से डर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वजह से कई चीजें बाहर आई, जिनसे काफी चीजें पता लगी कि किस प्रकार जो है, जो वर्तमान में सत्ता में पार्टी है उसे किस प्रकार से फायदा हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड से। अब वही जो अन्य विपक्षी पार्टी थी, उन्हें पैसा तो मिल रहा था लेकिन उन्हें उस हिसाब से नहीं मिल रहा था। क्यों इतना गैप था? ये सारी चीजें जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कई सारे तथ्य बाहर आए तो पता लगा। तो इसीलिए भैया क्यों? क्योंकि जब तक जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंट काम कर रही है उसे दिक्कत नहीं है, तो ऐसी चीजें बाहर आएंगी और एक स्वस्थ लोकतंत्र आपको स्थापित मिलेगा। ठीक है, चाहे आप अमेरिका ले लो, कोई भी, जहां लोकतंत्र है वहां स्वस्थ क्या कहते हैं आपका न्यायपालिका है। ठीक है, ये जान के चलो
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा ना मैं हमेशा तर्क पे चलता हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स इंडिया की हम देख ले। दरअसल यहाँ के लोग ही इतने, मैं क्या कहूँ, यहाँ के लोग इतने भावनात्मक है अपने इंडिया में कि यहाँ पे छोटी छोटी बातों में भावना में बह जाते हैं और जो मुद्दा है उसे भूल करके फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए भैया मैं यहाँ की इंडिया की देख चुका भैया, यहाँ का पॉलिटिक्स अपने समझ से बाहर है। क्योंकि अगर तुम तर्क पे जियो बाकी जाने दो। तो देखो जितने लोगों ने क्या दूरी मापन में जवाब दिया सही कर लो। दरअसल ओरिसोमीटर क्या होता है, जो कर्व्ड लाइंस होती हैं, जी भैया जो मुड़ी हुई लाइन होती हैं उन्हें जो है मापने में किया जाता है। जैसे आप लोग मैप देखे हो, मैप में अगर दूरी नापनी हो तो आप क्या ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ओपिसोमीटर, क्योंकि उसमें ऐसे आप ओपिसोमीटर को आप सर्च करिएगा और देखिएगा उसकी बनावट कैसे होती है। उसकी बनावट देखेंगे, बीच में ऐसे डायल होता है, उसके नीचे ऐसे आकर के एक पिन ऐसे होता है, ठीक है ऐसे आकर के ऐसे पिन ए यहाँ पे होता है, इसी को ऐसे घुमाते हुए चलते तो इसी से यहाँ पर एक रीडिंग जो है करती हुई चलती है ये, ठीक है सुई, समझ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कथन कह रहा है और यहाँ पर कारण कह रहा है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार, इसे तो गलत नहीं करना चाहिए आप लोग को, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए जवाब दिया, उस सही कर लो। यार आप ही बताओ, आपके जब जनसंख्या, अभी मैंने आपको बताया नहीं था, देखो अब देखो यहाँ परिवहन की बात आई, परिवहन की बात आई, अभी मैंने आप लोगों से एक जिक्र किया था मेट्रो, मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग को बताया था मेट्रो, और उसके बाद मैंने बताया था जो रैपिड आपकी ट्रांजिट सिस्टम बनाई जा रही है आरटीएस, उसके बारे में बताया था कि क्यों, मैंने बताया था कि एक जगह पर जनसंख्या एक ही जगह पर ना रहे। अगर तुम उस प्रश्न को देखे थे, उस करंट अफेयर्स क्लास देखे थे तो ये गलत नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं ना भैया, मेरी कोई भी क्लास देखोगे ना सिर्फ फायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ ना वो भी केवल फायदे वाली बात करता हूँ। मुझे तुम ये जो कुछ लोग रील बनाने के लिए, फेमस होने के लिए फालतू का ढकोसला करते हो, वो मुझे नहीं पता। जो चीजें तार्किक है, जो चीजें आपकी पढ़ाई के लिए, वही चीजें आपको मिलेंगी, इतना मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये तो समझ गए होगे ना, नहीं समझोगे देखा करो, सारी क्लास देखा करो, क्योंकि मुझे थोड़ा सोचता हूँ कि क्लास मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में कितनी ज़्यादा चीज़ें हो जाए, तो इसलिए पढ़ते रहोगे तो फायदा दिखेगा। अंत हुआ था, बताओ किस में अंत हुआ था, कौन सी संधि साइन हुई थी। तो भैया देखो जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें दरअसल वारेन हेस्टिंग्स जी थे। कौन थे भैया, वारेन हेस्टिंग्स जी, जो आपके कब 1782 में जो है वारेन हेस्टिंग्स, में क्या ही लिख रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इन्हों यही गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के देखरेख में जो है यही सालबाई की संधि साइन हुई थी। सालबाई कहाँ, आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है स्थित एक जगह है, ठीक है। और इसी के बाद जो है आपका प्रथम आंग्ल मराठे का अंग्रेजों और क्या मराठों का युद्ध जो है समाप्त हुआ था। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षारीय भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। चलो भैया ये क्वेश्चन रिपीट है, इस 706 क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं और इस 706वें क्वेश्चन में ये जो है आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर रिवीजन किए हो, पढ़ रहे हो, डेली मेहनत सही से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, जो कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, रिविजन कर रहे हो, रात में जवाब दोगे, पक्का जवाब दोगे, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। डी, सी, बी, ए। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, बी। जी भैया CaSO4, क्या भैया CaSO4, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ड्राई राइट भी कहते हैं, ठीक है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। DRIT, इसी को ड्राई राइट भी कहते हैं, क्या, कैल्शियम सल्फेट को। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, और इसी को पता है आप लोग, इसे डेंटिस्ट भी इसे प्रयोग में लाते हैं, काफी काम में आता है, बाकी ये तो उसमें करता ही है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है। चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही जरूरी। ये पता है, देखो अभी जो मुझे वो बात याद आ गई जो कह रहे सर वन लाइनर ना पढ़ाइए। यार आपके ऐसे प्रश्न भी आपके यूपीपीएससी पूछता है, क्या करोगे। यूपीपीएससी आपके ऐसे प्रश्न भी पूछता है, तो क्या करें, ये सब ना पढ़ाए फिर कहोगे सर आप इजी प्रश्न नहीं कराए थे। ये सब दिमाग से निकाल, जो पढ़ा रहा हूँ करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा करो। मैं बार बार कहता हूँ मेरी क्लास पे शक हो, मेरी पढ़ाई पे शक हो, तुम कुछ ना करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, फिर मुझे बताना कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ, तब तुम्हारा हर ज्ञान मैं सुनने तैयार रहूँगा।
मैं फालतू का ज्ञान क्यों सुनूं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी बातों में मुझे तर्क नहीं नजर आ रहा है ना। मुझे तो ये नजर आ रहा है कि तुमने बस कहीं से एक पेपर उठाया, बस तुम्हें लगा ये हार्ड है यही पढ़ना चाहिए। नहीं, वो पढ़ने का तरीका गलत है। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक वीडियो ला रहा हूँ, उसमें समझ लो क्या करना है। तो जितने लोगों ने कहा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जवाब दिया वो सही कर लीजिए। देखिए इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, ठीक है, 1965 में जो इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जो है कुल 23 वस्तुओं पर एमएसपी दी जा रही है जो इसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कौन सा है बताइए, दोनों को पढ़िए जवाब दीजिए। आ गया भैया, वैसे प्रश्न भी हैं, ऐसा बात नहीं है नहीं है, सभी हैं। जिस अनुपात में वो पूछता उसी अनुपात में मेरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जबरदस्ती वाला काम मुझे नहीं पसंद है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, याद आया, कुछ कुछ याद आ रहा है जी भैया। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया, एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल बात सही है। दरअसल आप जब अब नई गाड़ियां ले रहे हैं ना भैया, तो वहां पर देखिए कि स्टिकर लगा हुआ मिलता है E20। अब E20 क्यों लिखा हुआ मिल रहा है आप लोग सोचिए, क्योंकि भैया सरकार ने ये कहा है कि आने वाले समय में जो एथेनॉल मिलाया जाता है अभी 10%, उस एथेनॉल को जो है 20% मिलाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो उस 20% के लिए आपकी गाड़ी, यानी कि उस नए पेट्रोल के लिए आपकी गाड़ी उपयुक्त है कि नहीं, उसके लिए ये जो है स्टिकर लगाया जा रहा है कि आपकी गाड़ी उपयुक्त है, ये पेट्रोल आपके में चल सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब 2070 तक जी भैया नेट कार्बन, और 2030 तक क्या है आपके यहाँ पर 50% रिडक्शन, ये 2 पॉइंट यहाँ पर है, वो भी जानना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बार्नेज बारस्टर सिस्टम क्या है बताओ। बार्नेज बारस्टर सिस्टम क्या है, जवाब दीजिए फटाफट बताइए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। जी भैया आप लोग देख रहे हो ना, जो आपका जीएम क्रॉप्स होते हैं वो जो है इसी सिस्टम पर बनाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका सरसों एक नया आपका आया है जीएम क्रॉप सरसों का, जो धारा कुछ करके है, वो इसी सिस्टम से बना था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेकोमा रोग, चलो बताओ भैया, ट्रेकोमा रोग के बारे में 1 2 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है बताइए। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया बताइए, जितने लोगों ने क्या जवाब दिया। यह आंख से संबंधित एक संक्रमण रोग है, हाल ही में मलावी ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला दक्षिण अफ्रीका पहला देश बना। और फिर क्या कह रहा है, ये रोग क्या है, जीवाणु की बहस से होता है, क्या नाम है, क्लाइमेआइडिया ट्रेकोमाइरिस, ठीक है, जीवाणु से होता है, यानी बैक्टीरिया से होता है। तो बताइए बैक्टीरिया से होता है किससे होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया इनमें से कोई भी भैया गलत नहीं, यानी कि सारे के सारे कथन सही है, ठीक है। अब आप देखोगे ना ट्रेकोमा से क्या होता है, आपकी आंखों में क्या, या तो आपको देखने में दिक्कत होगी, या आपका आंख जो है अंधेरा ब्लाइंडनेस आने लगेगा, यानी क्या आंखों अंधेरा छाने लगेगा, या फिर आपको देखने में धुंधलापन आने लगेगा, ठीक है, ट्रेकोमा रोग से। और ये करीब 42 देशों में जो है ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। उनमें से पहला देश मलावी बना है, जो इससे क्या हुआ है, इससे उन्मूलन यहाँ खत्म हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। कालचक्र के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई थी बताइए, सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दो, शाम को 6 बजे वाली जो क्लास होती है माय डियर जरूर से जरूर देखा करो, क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं तो फिर, अभी देखो मैंने बताया ना कि करंट अफेयर्स देखो तो 2 प्रश्न वहीं से यहाँ पर आ गया चीज़ें, क्योंकि भैया जो चीज़ें यहाँ पर हैं वो चीज़ें एक दो सब्जेक्ट में मिलेंगी, क्योंकि ये तो सब सब्जेक्ट का मिला के है ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस में जरूर कराता हूँ। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी 6 बजे चलते वो भी जरूरी है, पढ़ो 3 महीना में सब एक बार रिवीजन करा देना, ठीक है। बताओ तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, कौन सी एक घटना सबसे पहले घटित हुई थी, तो रोवेलेट एक्ट का पास होना। देखिए 1919 में भी हुआ था, जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था, ठीक है, और ये दोनों 1920 में हुए थे, ऐसा जान लो। रोवेलेट एक्ट के पास होने के बाद ही तो क्या बवाल हो रहा था, उसी में तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, आराम सी बात है। चलो अगला प्रश्न बताओ, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देने होते जो महान्यायवादी हैं वो कैसे व्यक्ति नियुक्त करता है, जिसके पास किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। चलो बताओ इन चारों में से देखिए जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको फटाक से जवाब दे देना चाहिए बिना किसी देरी किए। चलिए बताइए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया उसके पास क्या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, क्योंकि भैया वो आपको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट को अगर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा केसेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप कब जाएंगे, जब आप वास्तव में वैसी योग्यता रखेंगे। अब नहीं भूलोगे ना, अब नहीं भूलोगे ना कि क्या योग्यता होनी चाहिए। चलो इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल सेट कर दिया। फिर कहता हूँ तर्क से पढ़ो यार, रटो मत, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अंडरस्टैंडिंग बनाओ प्रश्नों को, तर्क से पढ़ो कि ऐसा क्यों हो सकता है, आसानी सी बात है, ठीक है। अब यार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय का अगर यहाँ पर दे रहा है, मेरा क्या जब उच्चतम न्यायालय का वो बन सकता है तो उच्च न्यायालय का भी अयोग्यता होने की क्या मतलब है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है। कुछ लोग सी में कंफ्यूज, तो ऐसे ही जान के चलो कि अब मत भूलना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवक के संदर्भ में बताओ कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, जवाब दीजिए। कवक के संदर्भ में, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जवाब दीजिए। चलो भैया कथन वाला प्रश्न बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, केवल एक, केवल दो, दोनों एक एवं दो, और ना तो एक और ना ही दो, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल एक। देखिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, कैलॉस होता है, कैलॉस पाया जाता है, ठीक है, कैलॉस। और एक चीज पाया जाता है, बताओ क्या। कितना अच्छा प्रश्न ना, मतलब कितना अच्छे इसमें जो है खेल दिया है, और आप लोग को एकदम कैलॉस के अलावा क्या पाया जाता है भैया, ऐसे ही अन्य कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। कई सारे अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अभी हम लोगों ने ईस्ट पढ़ा था, ईस्ट, ठीक है, मोल्ड पढ़ा था, वही सब है, ठीक है। अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ईस्ट या मोल्ड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कवक होते हैं, फंगस कहते हैं क्या अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किस माध्यम की आवश्यकता होती है, चलो बताओ इसे किस माध्यम की आवश्यकता होती है, जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे क्या ही जवाब दें, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किस माध्यम की आवश्यकता होती है इसमें से इसको करने के लिए, बताइए। देखो आपको पता है कि तीन तरीके से होता है, एक तो आपका क्या नाम है विकिरण हो गया, एक आपका चालन होता है, एक आपका और होता है, ठीक है। तीन होते हैं टोटल, मुझे बीच वाला नहीं याद आ रहा है, तो थर्ड होता है, फर्स्ट हो गया चालन, ठीक है, सॉरी, रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, और एक और होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोल रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, माइलोपॉजी। तो देखो इसका सही जवाब क्या है, किसी का भी नहीं, किसी का भी जरूरत नहीं पड़ता भैया, क्योंकि इसमें कण का एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण में जो होता है उसमें, तो उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जो माध्यम होता है जिस माध्यम से उसे भी गर्म या वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ना ही इसमें पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है और ना ही माध्यम गर्म होता है, तो दोनों चीजें आप समझ जाइएगा, ठीक है। ना ही पदार्थ के कणों का स्थानांतरण होता है, ना ही जो इसमें माध्यम होता है वो गर्म होता है, तो इसी वजह से इसमें किसी की भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगम साहित्य में जो कावेरी पत्तनम है इसका संबंध किससे, बताइए, किससे था भैया, बताओ। तो इसकी स्थापना किसने की थी, अगर यही आपको बता दूं तो शायद आप लोग को पता आ जाए। तो इसकी स्थापना किसने की थी भैया, दरअसल ये जो है पहले वहां पर एक जगह थी, जो आज की डेट में एक जगह है पूहर, ठीक है, पूहर जो आपके तमिलनाडु राज्य में जो कावेरी पट्टनम जिला है उसी में स्थित है। तो ये पूहर की स्थापना जो है किसने की थी, ये दरअसल आपके चोरों से, ठीक है। दरअसल ये आपके किससे भैया, चोलों से ही संबंधित है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी करिकला ने, ठीक है, KARIKALA, करिकला ने जो है इसकी स्थापना की थी, ये पूहर की, ठीक है। और यहीं पर जो है ये जो आप देख रहे हैं कावेरी पत्तनम, बहुत पुराना ओल्ड एक क्या कहते हैं पोर्ट था, ठीक है, बहुत ओल्ड पोर्ट था चोलों के समय, और इसी से ये अपने अन्य जो बाहरी देशों से संबंध भी इसी के द्वारा रखते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1761 में हुए पानीपत के तृतीय लड़ाई के संबंध में बताइए, यहाँ भी कथन कारण है, जवाब दीजिए, बताइए। चलिए भैया बस 2-3 प्रश्न और क्लास खत्म होने वाली, चलिए फटाफट जल्दी करिए, समय ना गवाते हुए, जल्दी, क्विक क्विक।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मराठों से सहायता प्राप्त नहीं हुई, जी भैया जिन्होंने क्या ए जवाब दिया सही कर लिया। देखिए भैया इसमें अहमद शाह अब्दाली जो पानीपत का 1761 में हुआ था जीत गया था, उसका रीजन क्या था, इसने जो अन्य हिंदू और मुस्लिम शासक थे उसकी सहायता ली थी, लेकिन मराठों को जो है सहायता नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि ये उस समय अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहे थे और उसी की वजह से जो है इनसे कई लोग खफा थे। तो इनसे खफा होने की वजह से वो जाकर के अहमद शाह अब्दाली से मिल गए थे और इसी वजह से मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी इसमें। ठीक है, बताते उस समय करीब 60-70 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में, इतना भयानक युद्ध था वो। ठीक है, बाकी जो घायल हुए थे उनको तो छोड़ ही दो। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? जी भैया उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे उभार एवं ये मतलब ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। तो देखो उसमें क्या होता है ना, जो आपका एस तरंग है ये केवल ठोस से पार होता है, ये द्रव और लिक्विड क्या कहते हैं गैस से पार नहीं होता। तो इसी वजह से आपका क्या उभार एवं गर्त का निर्माण होता है जब आप देखते हो। ठीक है, आउटर कोर पे देखोगे, एक इनर कोर और आउटर कोर, तो आउटर कोर पे आप देखोगे ये नहीं जाता। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी कि आपके पास हड्डी है, हड्डी होगा तभी इंसान हो, इंसान खैर मतलब जानवरों में भी हड्डी होती है, लेकिन तुम इंसान हो, क्योंकि अगर हड्डी नहीं होगी तो खड़े कैसे होगे, चलोगे कैसे, बोलोगे कैसे, जियोगे कैसे? तो हड्डी है, बताओ तुम्हारे हड्डी में सबसे ज्यादा क्या है? तो तुम्हारे हड्डी में अगर जो सबसे ज्यादा है वो क्या है भैया, कैल्शियम फॉस्फेट। दरअसल क्या होता है, ये आपकी बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी चीज होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट आप भूलिएगा मत। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपना उत्तर चुनिए और बताइए यहां पर सत्य कौन सा है। ठीक है, सत्य आपको बताना है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उस राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, या विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो यहाँ पर सारी बातें भी घूम फिर के राज्यपाल के विषय में हो रही है। मैंने कहा ना इतना पढ़ लोगे राज्यपाल के बारे में कि जिसका जवाब नहीं है। तो भैया जो सही है वो बिल्कुल बात सही है, बी है जवाब। ठीक है, ये पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट सही है, दूसरा और चौथा पॉइंट बिल्कुल भी वाहियात है भैया। क्यों नहीं है, बिना इसके साइन किए तुम्हारा एक्ट कहां बनता है? और न्यायिक शक्ति क्यों नहीं भैया, बिना न्यायिक शक्ति के जो है मतलब किसी की जो अपने राज्य के अंतर्गत कानून है उसमें किसी की सजा का ऊपर नीचे करना, और ये अगर एक आदेश पारित कर दे तो बहुत अच्छा खासा जो है चीज़ें डेवलपमेंट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आजकल कई राज्यों की कार्रवाइयों में जिस प्रकार से राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ अव्यवस्था फैला, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी जजमेंट दी है। पढ़ रहे हो ना, तो कैसे चौथा हो सकता है? ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न, किस एक में से नगर निगम नहीं है? मैंने बताया 7 है, 7 में से इन चारों में से कोई एक है जो नहीं है। बताओ, क्लास खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे आप लोगों को सुबह 10 बजे, और फिर शाम को 6 बजे आना मत भूलना दोस्तों, शाम को 6 बजे। और फिर बता रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया लाइक कर दो, फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। लेकिन उससे पहले ये प्रश्न, उसका सही जवाब क्या है? बस्ती। जी भैया, बस्ती अयोध्या के बगल में है, बस्ती तो मुझे पता है वो नहीं है, जान लो वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कहीं से भी नहीं है। ठीक है, समझ के चलिए इस साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोग शाम को 6, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो। ठीक है, चलो बाय।